नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी स्पेशल बैक पेपर के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और उन एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पेपर आ रहा है उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ में चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का आता है। तो आपको यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल पता होगी और एग्जाम आपका 3 घंटे का होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एनी टू। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो फार्मासिस्ट के लिए जो भी एथिक्स है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। तो इंडिया के अंदर जो भी हमारा नियम कानून है जो कि फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, फार्मास्यूटिकल जो हमारा इंडस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है, उसके जो इतिहास है, जो उसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें वो है फार्मासिस्ट ओथ, यानी कि फार्मासिस्ट का जो शपथ होता है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने थे और यहाँ पे आपको 16 नंबर मिल सकता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया गया आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ भी आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं और आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X। तो शेड्यूल C, C1 और X के अंदर जो भी मेडिसिन आती है उसके लाइसेंस को देने का कंडीशन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और ये आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाला जो चैप्टर है वहाँ पे इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द एजुकेशन रेगुलेशन एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है और इसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे लागू करती है। तो देखिए अभी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर में है और इस समय एजुकेशन रेगुलेशन 1991 चल रहा है। तो आपका सिलेबस पुराना वाला सिलेबस है, लेकिन जो स्टूडेंट अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए एजुकेशन रेगुलेशन 2020 को लागू कर दिया गया है। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स को हटाया गया है, कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है। तो अभी एजुकेशन रेगुलेशन 2020 चल रहा है, लेकिन जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको एजुकेशन रेगुलेशन 1991 के बारे में लिखना होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको फार्मेसी एक्ट में देखने को मिल जाएगा। फार्मेसी एक्ट को 1948 में इसको पास किया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया मेंशन द नेम ऑफ 10 डिजीज दैट कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर्ड अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 10 ऐसी बीमारियों के नाम बताना है जिसको कि ठीक करने का दावा नहीं किया जा सकता है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है ये आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट 1954 से ये आपका रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ठीक है, तो आपको पता है कि 2 तरह की आपकी फार्मेसी काउंसिल होती है, एक आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है और दूसरा सेंट्रल काउंसिल होता है जिसको कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन और वर्किंग के बारे में लिखना है। तो आपको पता है कि अगर आपकी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, यहाँ पे 3 तरह के मेंबर होते हैं। पहला इलेक्टेड मेंबर होते हैं, दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और तीसरा एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना होगा यहाँ पे किस कैटेगरी में कितने मेंबर होते हैं और स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें डिस्कस द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय ए ड्रग इंस्पेक्टर वाइल टेकिंग सैंपल्स ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ए केमिस्ट शॉप, ठीक है। तो ये भी आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में इसका आपको आंसर
आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक फार्मेसी चला रहे हैं या फिर आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो अगर वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो उसको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो आपके फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन का सैंपल ले सकता है। तो वो प्रोसीजर क्या है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग। अब देखिए, जो भी आप मार्केट के अंदर मेडिसिन देखते हैं या फिर आपने अपने मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी शॉप पे आप जो भी मेडिसिन देखते हैं उसका लेबलिंग एंड पैकेजिंग करने का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग की जाती है। ऐसे मनमानी से आपका लेबलिंग पैकेजिंग नहीं होता है। तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ए फार्मेसी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक फार्मेसी को चलाने के लिए यहाँ पे मिनिमम कितने इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि पहले जो भी हमारी मेडिसिन है वो रॉ मटेरियल में आया करती थी और फार्मासिस्ट को उसको कंपाउंड करना होता था, उसके बाद ही वो पेशेंट को डिस्पेंस करता था। लेकिन अभी क्या है कि जो भी मेडिसिन है वो कंपनी की तरफ से बनी बनाई आती हैं, आपको सिर्फ पेशेंट को देना होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो अभी इस समय आप पढ़ रहे हैं ये आपका पुराना सिलेबस है, इसलिए यहाँ पे पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनका इस समय कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है राइट नोट्स ऑन प्रोविजन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड और मैन्युफैक्चरिंग आउट बॉन्ड। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955 में जो आपका ये टॉपिक है वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी एंड प्रोडक्शन ऑफ ओपियम एंड पॉपी स्ट्रॉ। तो देखिए, भारत के अंदर इस समय NDPS एक्ट जो है, यानी कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, ठीक है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ओपियम पॉपी या फिर अगर आप ओपियम पॉपी स्ट्रॉ का कल्टीवेशन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं, वहाँ पे ऑफेंसेज पेनाल्टीज क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको इसके आंसर में लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स अंडर रेलिवेंट एक्ट। तो देखिए, आपको बताना है कि स्पोरियस ड्रग्स क्या होती है, मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है, पॉइजन क्या होता है और शेड्यूल F क्या है। तब देखिए, यहाँ पे लिखते समय आप इसको बना के नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है रेलिवेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रेलिवेंट एक्ट का मतलब है कि अगर आप स्पोरियस ड्रग्स की बात करें, मिस ब्रांडेड ड्रग की बात करें, तो जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके अंदर जो डेफिनीशन लिखा गया है वही डेफिनीशन आपको यहाँ पे लिखना है। आपको यहाँ पे बना के नहीं लिखना है। जिस भी एक्ट के अंदर जो भी डेफिनीशन दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।